हेलो जसजोत कौर। यस सर। बेटा वॉल्यूम सही है? यस सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। आपकी नहीं आ रही। मेरी बात सुनो आप ध्यान से। मैंने किसी लड़की से कहा फोन पे बात की, अगर बुक मिल जाए तो हेल्प बुक +1 वाली। सर हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी सर। जसजोत आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तुम्हारी बहुत स्लो आवाज है, आ ही नहीं रही प्रॉपर। अभी चलो आ कोई रही नहीं, है मैं सर। सीधा चैप्टर खोलता हूँ। स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ पहले तो। और मैं भी अपनी वीडियो बंद कर देता हूँ। कमाल है। अभी मैंने ये स्क्रीन अभी सेंड किया है, 5-7 मिनट मैंने खोला भी है। आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ जी। ये है जसजोत जी यस सर। हमारा चैप्टर नंबर 2। ये है आपकी राइटिंग एंड सिटी लाइफ। सिटी लाइफ जो शुरू होती है, पहले पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो अर्ली ह्यूमन था वो कहाँ पर रहता था और कैसे कैसे वो अपना गुजारा करता था, कैसे उसने अपनी लाइफ को स्पेंड किया, क्या क्या उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सब कुछ हमने उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग हमने रीड भी किया था। एक चीज और है उसके अंदर ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि पहले वो रहता था पेड़ के ऊपर, फिर रहने लगा गुफाओं में, और गुफाओं के बाद धीरे 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 फिर वो सेटलमेंट करके रहने लगा, क्योंकि एग्रीकल्चर का विकास हो चुका था। फिर परमानेंट सेटल बनाने उसने मिट्टी के घर बनाने शुरू कर दिए ब्रिक्स के, तो घास फूस की झोंपड़े बना के भी रहता था। और वो जो उसका खाना था वो कैसे फूड के ऑब्टेन करता था, फूड को ऑब्टेन करता था फ्रॉम गैदरिंग एंड हंटिंग। शिकार करता था और फूड को गैदर करता था। ऐसे उसका ह्यूमंस का जो अर्ली ह्यूमंस है उसके बारे में सब कुछ हमने ईच एंड एवरीथिंग वी हैव रेड इट। अब है जी सिटी लाइफ, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, शहरी जीवन, और है इसके अलावा आपका राइटिंग। दिखाइए। City life began in Mesopotamia, the land between the Euphrates and Tigris rivers that is now part of the Republic of Iran। देखिए बेटा, मेसोपोटामिया एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन हुई थी, इंडस सिविलाइजेशन से मिलती जुलती, सिंधु सभ्यता से मिलती जुलती सिविलाइजेशन थी, उसी के टाइम की थी। और ये जो मेसोपोटामिया है ये दो नदियों के बीच का एरिया है। मेसो मीन्स होता है ये सेंटर, और पोटामिया होता है जी लैंड, फर्टाइल लैंड, दो नदियों के बीच वाला एरिया, हम उसको मेसोपोटामिया बोलते हैं। उसका अक्षर आगे दिया होगा, मुझे प्रॉपर बताऊंगा मैं। यूरोपेट्स और टिग्रिस रिवर के बीच वाले एरिया को हम बोलते हैं जी मेसोपोटामिया, और ये आज इराक के अंदर है। ठीक है जी। Mesopotamia civilization is known for its prosperity city life।
जो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन किसके लिए जानी जाती थी, वो जानी जाती थी अपनी खुशहाली के लिए, शहरी जीवन के लिए। इस voluminous and rich literature and its mathematics and astronomy, ये बहुत जो चीज़ें फेमस थे किन चीज़ों में थे, इनका जो इतिहास था, जो लिटरेचर था बहुत ज़्यादा रिच था, मैथमेटिक्स में भी ये जब बहुत ज़्यादा आगे थे, और एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी। एस्ट्रोनॉमी जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, जो खगोल शास्त्री को बोलते हैं हम। Mesopotamia's writing system and literature is spread to the eastern Mediterranean, northern Syria and Turkey after 200 BCE. बिफोर कॉमन एरा होता है BC का मतलब। मेसोपोटामिया की जो राइटिंग थी, उसका लिटरेचर था, वो कहाँ पर फैला जी? मेडिटेरियन गया जी, नॉर्थन सीरिया गया, उत्तरी सीरिया गया, टर्की में। आफ्टर 200 BC 2000 BC के बाद गया वहां पर। सो दैट द किंगडम्स ऑफ दैट एंटायर रीजन वर राइटिंग टू वन अनदर एंड टू द फ्राओ ऑफ इजिप्ट। अब देखिए उसने आगे क्या बोला है। जो ये स्टेट थी, जो किंगडम था, पूरे का पूरा रीजन वाला, राइटिंग करते थे, राइटिंग टू वन अनदर, एक के बाद दूसरी, एंड टू द फ्राओ ऑफ द इजिप्ट, जो इजिप्ट के ना राजा है उसको फ्राओ बोला जाता था, उसके लिए। इन द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया, हियर वी शैल एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ एंड द राइटिंग। उसने आगे बोला है कि इन द लैंग्वेज के अंदर जो उसकी जो लिपि होती है, स्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं, जो मेसोपोटामिया की थी, हम उसको यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे, उसका कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि सिटी लाइफ में और राइटिंग में क्या कनेक्शन था। एंड देन लुक एट सम आउटकम्स ऑफ द सस्टेन्ड ट्रेनिंग ट्रेडिशन ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद हम देखेंगे जी उसके जो आउटकम्स होंगे, जो सस्टेन ट्रेडिंग ट्रेडिशन थी राइटिंग का, कैसे राइटिंग की जाती थी। इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्ड हिस्ट्री, जब से इतिहास को लिखा जाने लगा है, शुरुआत से, द लैंड मेनली द अर्बनाइज्ड साउथ सी डिस्कशन बिलो, हम बाद में पढ़ेंगे उसको, वाज कॉल्ड सुमेर एंड अक्काद, कि जब से शहरीकरण हुआ है पहली बार दुनिया का, तो जो पहले शहर कौन से थे, उसमें आता सुमेर सभ्यता आती, सुमेरियन सिविलाइजेशन आती थी, और एक था अक्काद, ये दोनों जगह का नाम है सुमेर भी। आफ्टर 2000 BC 2000 BC के बाद, व्हेन बेबीलोन बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी, जब बेबीलोन इम्पोर्टेंट सिटी बन चुका था, बेबीलोनियन वाज यूज्ड फॉर द साउदर्न रीजन, जो बेबीलोन के लोग थे वो यूज थे किसके लिए जी? साउदर्न रीजन के लिए, फ्रॉम अबाउट 1100 BC में। व्हेन द असीरियन एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम, जब असीरिया के लोगों ने अपना राज स्थापित कर लिया नॉर्थ के अंदर, इन रीजन बिकेम नोन एज असीरिया, इसको हम असीरिया बोलते थे। द फर्स्ट नॉन लैंग्वेज, जो पहली लैंग्वेज थी ऑफ द लैंड, दुनिया की, वाज सुमेरियन, उसको हम सुमेरियन लैंग्वेज बोलते हैं। दुनिया की जो सबसे फर्स्ट लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज का नाम है सुमेरियन भाषा। इट वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अकाडियन अराउंड 2400 BCE। इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? अकाडियन लैंग्वेज के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया 2400 BC में। व्हेन अकाडियन स्पीकर्स अराइव, जब अकाडियन स्पीकर्स आए, यहाँ पर पहुंचे बोलने वाले, दिस लैंग्वेज फ्लरिश्ड टिल अबाउट अलेक्जेंडर टाइम। ये जो लैंग्वेज थी कब तक ये यहाँ पर फ्लरिश होती रही? 300, ये जब जो अलेक्जेंडर था, जिसको हम सिकंदर महान बोलते हैं, उसके टाइम तक, 336 से 323 तक का टाइम पीरियड है उसका। विद सम रीजनल चेंजेस अक्योरिंग, कुछ बदलाव आए उसके अंदर, रीजनल चेंजेस आए। फ्रॉम 1400 BC अरामिक आल्सो ट्रिकल्ड इन, अरामिक लैंग्वेज भी यहाँ पर आई। दिस लैंग्वेज सिमिलर टू हर्बू, ये लैंग्वेज किसके साथ मिलती जुलती है? हर्बू लैंग्वेज के साथ मिलती जुलती है, जो आजकल
आज भी बताऊंगा मैं आपको। बिकेम वाइडली स्पोकन आफ्टर 1100 BCE, जो वाइडली स्पोकन होती थी 1000 BC के बाद भी। इट इज स्टिल स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ इराक, ये इराक में अब भी बोली जाती है। और एक चीज आपको और बताऊं, जो इजराइल है उसकी जो लैंग्वेज है वो भी हरबू है। और आपको एक चीज लगता है, जो बेबीलोन है, यहाँ पर जो सिकंदर था उसकी डेथ हो गई थी वापस आते हुए 323 के अंदर। जो सिकंदर, उसकी डेथ बेबीलोन के अंदर हुई थी। ये है जी मेसोपोटामिया का एरिया। आपको ये बताऊं मैं, ये देखो, ये इंडस रिवर है हमारी, सिंधु नदी। उसके बाद आपका ये अफगानिस्तान का एरिया आ गया, ये ईरान का एरिया आ गया, ये पर्शियन क्लब आ गया, गल्फ, फारस की खाड़ी इसको बोलते हैं। ये अरेबियन सी आ गया हमारा, जो नीचे इंडिया की तरफ जाता है। उसके बाद ये है जी दो नदियाँ, ये टिग्रिस रिवर है और ये यूरोफ्रेट्स है। टिग्रिस रिवर और यूरोफ्रेट्स रिवर, इनके जो ये जगह है सारी की सारी, इसको हम बोलते हैं मेसोपोटामिया, यानी कि दो नदियों के बीच वाला एरिया। ये पहला नीचे देखो साउथ से शुरू हुआ था। उर सिटी है यहाँ की, उरक भी है, बेबीलोन ये रहा, ये ऊपर मारी है, ये ऊपर जाते जाते। ठीक है जी। अब इसकी हम मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, आप पढ़ना बेटा इसको। Iraq is a land of diverse environment. In the northeast lie green adulting plains, gradually rising to tree-covered mountain ranges with the clear streams and wildflowers, and with जो थोड़ा enough ऊँचा पढ़ना बेटा। rainfall to grow crops. Here, agriculture began between 700 and 600 BCE. In the north, there is a stretch of upland called the steppe, where animals herding. There is a stretch of offered people a better livelihood than agriculture after a winter rains. Sheep and goats fed on the grasses and low shrubs that grow here. To the east, tributaries of the Tigris provide roots. ओके, मैं नीचे करता हूँ। Communication into the mountains of Iraq. The south is the desert, and this is where the first cities and writing emerged. This desert could support cities because the river Euphrates and Tigris, which rise in the northern mountains, carry loads of shelter when they flood or when their water is let out on the field. Fertile silt is deposits. ओके जी। यहाँ से पढ़ता हूँ मैं, मेसोपोटामिया और इसकी ज्योग्राफी के बारे में भी जरूरी पढ़ना जरूरी है, आपको पता लगे। इराक इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स इन्वायरमेंट्स। जो इराक की ज़मीन है उसके अंदर बहुत सारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे डाइवर्सिटीज हैं, बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है जी, लाई ग्रीन अनजुलेटिंग प्लेन्स। उत्तर के अंदर, इराक के उत्तर के अंदर कौन से है जी, प्लेन्स है जी, घास के मैदान हैं उत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में। gradually rising to trees covered mountains range with the clear streams and wide flowers. उसके बाद क्या है जी, with enough rainfall to grow crops। जो ये धीरे धीरे यहाँ पर जो आपको पेड़ भी नजर आएंगे आपको, जिसने माउंटेन्स रेंज को कवर करके रखा हुआ है। यहाँ पर नदियाँ भी हैं, वाइल्ड फ्लावर्स भी हैं, और इतनी रेन होती है की फसलें उगाई जा सकती हैं यहाँ पर। देखें जैसे इंडिया में है ना, बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है आपको इन्वायरमेंट के अंदर। कहीं पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है इंडिया में, कहीं पर बर्फ भी पड़ती है, कहीं पर सूखा है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर जंगल है, कहीं पर कुछ भी नहीं है, कहीं पर मिनरल्स मिलते हैं इंडिया में, सब सेम चीज़ें।
Here agriculture began between 7000 and 600 BCE. यहाँ पर जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी होती थी वो किसके बीच में होती, 7000 से लेकर 6000 BC के अंदर। इन द नॉर्थ देयर इज ए स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टेपी। जो अपलैंड होती थी उसे हम स्टेपी बोलते हैं, जहाँ पे घास के मैदान हो। वेयर एनिमल्स हर्डिंग, और जहाँ पर पशु चराए जाते थे। ऑफर्स पीपल ए बेटर लाइवलीहुड देन एग्रीकल्चर। लोग पशुओं को ज़्यादा चलाना पसंद करते थे जब खेती बाड़ी के अगर प्रेफर करें तो हम अपना जीवन चलाने के लिए। आफ्टर द विंटर रेन्स, जब सर्दियाँ में बारिश होने के बाद, विंटर रेन होने के बाद, sheep and goats feed on the grasses and low shrubs that grow here। यहाँ पर क्या होता था, जो शीप होती थी, गोट्स होती थी, वो यानी कि चरने के लिए यहाँ छोटी छोटी जो shrubs होती ना, झाड़ियाँ, वो उग जाती थी, उनको फिर खाती थी। टू द ईस्ट में क्या था, ये तो नॉर्थ वाली बात होगी। नॉर्थ ईस्ट में टू द ईस्ट की बात करें, ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पर सहायक नदियां हैं जी, किसकी जी, टिग्रिस रिवर की। प्रोवाइड रूट्स, प्रोवाइड रूट्स कम्युनिकेशन इनटू माउंटेन्स ऑफ ईरान। यहाँ पर कम्युनिकेशन का भी उन्होंने साधन लाया था माउंटेन्स के थ्रू ईरान जाने का। द साउथ इज अ डेजर्ट। अब साउथ में क्या है बेटा, ये डेजर्ट है, यानी कि रेगिस्तान। थोड़ा और नीचे आते हैं, आपको बताते हैं। एंड देयर इज अ वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग इमर्ज्ड। यहीं पर सबसे पहले शहर भी बसा इस डेजर्ट में, और राइटिंग भी यहीं पर शुरू हुई है। दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज बिकॉज द रिवर एफर्ट्स एंड टिग्रिस। ये जो डेजर्ट था, ये इसने भी शहर को सपोर्ट किया है, ये कि रिवर की वजह से, टिग्रिस और यूरोफोर्स की वजह से। वैसे हिंदी में पता है क्या बोलते हैं नदियों को, इन दोनों को, दजला और फरात। फरात में तो यूरोपेट्स है, दजला में टिग्रिस रिवर है। विच राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स से निकलती हैं उत्तर से। कैरी लोड्स ऑफ सिल्ट्स, इसके साथ क्या आती है, मिट्टी आती। जब ना फ्लड आता है तो इन नदियों के थ्रू यहाँ पर ये चीजें आती हैं। अच्छा फ्लड, अच्छी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, मतलब चिकनी मिट्टी मिट्टी होती है, कीचड़। when they flood or when their water is let out or to fields, जब इनका पानी या जब ये कीचड़ फैलता है खेतों में, तो ये जमीन क्या है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। फर्टाइल सीड्स इज डिपॉजिट, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की। ये मैंने पहले भी कहा था, ये उर्क शहर है, ये उर्क है, ये साउथ में है। ये बेबीलोन है, ये भी साउथ में है। ये बगदाद है, इराक की आजकल कैपिटल है। ये यूफ्रेट्स रिवर है, ये टिग्रिस रिवर है, ये एरिया, ये देखो उत्तर में ये पहाड़ है। ये स्टेपी मैदान जहाँ पे पशु चराए जाते थे, ये सारे का सारा। पढ़ना बेटा। After the Euphrates has entered the desert, its water flows out in small channels. These channels flood their banks and in the past functioned and as irrigation canals. Water could be led into the fields of wheat, barley, peas, and lentils, which necessary of all ancient systems, that of the Roman Empire. It was agriculture of southern Mesopotamia that was the most productive, even though the region did not have sufficient rainfall to grow crops. Not only agriculture, Mesopotamia, sheep and goat that grazed on the steppe, the northeastern plains, and the mountain slopes on tracks too high for the rivers to flood and fertilize, produced meat, milk, and wool in abundance. For further, fish was available in the rivers. Date palms gave fruit in summer. Let us now, however, make the mistake of thinking that cities grew simply because of the rural prosperity. We shall discuss other factors by and by. By the first, let us to be clear. ठीक है जी। आफ्टर द यूरोपेट्स हैज एंटर्ड द डेजर्ट, जब ये नदी यूरोपेट्स किसके अंदर एंटर करती थी, वो करती थी डेजर्ट में।
तो ये ना जो ये फ्लो था इसका पानी का, वो छोटे छोटे चैनल्स में बदल जाता, छोटी छोटी ना बहाव का नदियां, या बोलो भी छोटी छोटी ना स्ट्रीम्स बन जाती थी इसकी, यहाँ पर आते आते। These channels flood their banks and in the past functions as irrigation channels. इसकी वजह से ये जो चैनल्स बनते थे फ्लड वाले, ये किनारे किनारे बनते थे, जिसकी वजह से ये इरिगेशन के लिए यहाँ पर नदियाँ नहरें भी बनाई गई थी खेती बाड़ी के लिए। वाटर कुड बी लेट इनटू द फील्ड्स, यहीं से पानी फील्ड में पहुंचाया जाता था, जहाँ पर हम खेती करते थे वीट की, बेरली, पीस, एर, लेंटिल्स, वेल नेसेस जिनको भी जरूरी हो। तो आगे है जी, ऑफ ऑल एशियन सिस्टम, जो पुराना एशियन सिस्टम था, दैट ऑफ द रोमन एम्पायर, वो रोमन एम्पायर था, जो तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इंक्लूडेड था जी उसके अंदर। इट वाज द एग्रीकल्चर ऑफ साउदर्न मेसोपोटामिया दैट वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव। ये जो मेसोपोटामिया में खेती होती थी बहुत ज़्यादा, साउदर्न मेसोपोटामिया में जो खेती होती थी, बहुत जो प्रोडक्टिविटी थी उसके अंदर, यानी कि पैदावार ज़्यादा थी। इवन तो चाहे द रीजन डिड नॉट हैव द सफिशिएंट रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, चाहे यहाँ पर फसलें उगाने के लिए अच्छी खासी बारिश ना भी होती हो, फिर भी यहाँ पर खेती की जो उपज थी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि नॉर्थ में नदियाँ से पानी बहकर आता था दोनों नदियों में, तो ये डेजर्ट वाले इलाके में पहुंचता, वहाँ पर जो मिट्टी थी अपने साथ फर्टाइल वो मिट्टी लेकर आती थी ये रिवर्स में, तो ये खेती के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थे। अब है जी आगे, नॉट ओनली एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं करते, मेसोपोटामिया शीप एंड गोड दैट ग्रेज ऑन द स्टेपी, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स एंड द माउंटेन स्लोप्स, that is one context so high for the rivers to flood and fertile produce meat, milk and, हाँ उसने ये बोला है, सिर्फ खेती बाड़ी की नहीं बात करते, मेसोपोटामिया के अंदर जो भेड़ बकरियां होती थी, वो जो मैदान थे खुले जहाँ पर घास होता था नॉर्दर्न ईस्ट प्लेन में, तो वहाँ वो चरने के लिए जाती, पहाड़ों वाली साइड में जाती थी, वहाँ पर उनको क्या मिलता था जी, वहाँ से इन लोगों को मीट मिलता, दूध मिलता, वूल मिलती, बहुत ज़्यादा एविडेंस था, बहुत ज़्यादा तादाद में। फर्दर फिश वाज अवेलेबल इन द रिवर्स, उसके आगे है जी, नदियों के अंदर क्या मिलता था, उनको फिश मिलती थी। एंड डेट पाम्स गेव फ्रूट इन समर, गर्मियों के अंदर जो पाम के पेड़ होते हैं या फिर उसको हम बोलते हैं खजूर, वो भी गर्मियों या फ्रूट उनको मिलता था, अवेलेबल होता था। लेट अस नोट हाउएवर make the mistake of thinking that cities grow simply because of the rural prosperity। ये नहीं है कि आप ये गलती कर दो ये सोचने में कि जो शहर था इसलिए अच्छे आसानी से ग्रो हो गया क्योंकि ये रूरल प्रोस्पेरिटी थी। वी शैल डिस्कस अदर फैक्टर्स, हम दूसरे फैक्टर भी पढ़ेंगे इसके बारे में, बट फर्स्ट लेट अस क्लियर अबाउट सिटी लाइफ। पहले हम सिटी लाइफ के बारे में करते हैं। रिपोर्ट तक पढ़ दो बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म भी क्या है ये। Cities and towns are not just places with a large population. It is when an economy develops in spheres other than food production that it becomes an advantage of people to cluster in towns. Urban economics comprise, besides food production, trade, manufactures, and service. City people thus cease to be self-sufficient and dependent on the product and service of other people. There is a continuous interaction among them. For instance, the carver of the store seal requires bronze tools that he himself cannot make, and color stones for the seals that he does not know where to get. His specialization is fine carving. Himself go out to get the metals, copper and till beside the needs regular suppliers and charcoal for fuel. Division of labor is a mark of urban life. Further, there must be a social organization in place. Fuel, metal, various stones, wood, etc. come many different places, cities, factories, organized trade and
storage is needed. There are deliverers of grains and other food items for village of the to the city, and food supplier needs to stored and disturbed must be must not be only stones but also bronze tools and forks available for seal cutters. Obviously, in such a system, some people give commands that other obey, and urban economics often require the keeping of written. चलो जी, आपको चीज एक और बता दूं इसी के अंदर कि जो मेसोपोटामिया के जो शुरुआती शहर थे ना, जो अर्ली सिटी बनी थी, वो ब्रोन एज से भी पहले की बनी है, बैक टू द ब्रोन एज, 3000 साल पहले। इसके बाद है जी, आगे बढ़ते हैं, शहरीकरण के क्या सिग्निफिकेंस थे। द सिटीज एंड द टाउन्स आर नॉट जस्ट प्लेसेस विद द लार्ज पॉपुलेशन। ये जो शहर थे या फिर टाउन्स थे, ये सिर्फ यही नहीं था कि यहाँ पर आबादी ज़्यादा थी कि इसलिए बना दिए गए। इट इज़ व्हेन एन इकोनॉमी डेवलप इन स्पेयर्स अदर देन फूड प्रोडक्शन दैट इट बिकेम्स एडवांटेज ऑफ फॉर पीपल टू क्लस्टर इन टाउन्स। जब इकोनॉमी डेवलप हुई, जब फूड की प्रोडक्शन बढ़ी, इसके अलावा इसका एडवांटेज ये हुआ कि जो लोग थे वो शहरों में क्लस्टर बना बना कर आने लगे, टाउन्स के अंदर, झुंड के अंदर। अर्बन इकोनॉमीज कंप्राइज डिसाइड फूड प्रोडक्शन। जो अर्बन इकोनॉमी थी वो फूड प्रोडक्शन के बिना भी आगे चली है। ट्रेड में हुआ उनका, मैन्युफैक्चरिंग में हुआ, सर्विस में हुआ। सिटी पीपल दस सीज ए सीज टू बी सेल्फ सफिशिएंट, वो सेल्फ सफिशिएंट लोग थे, एंड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विस टू ऑफ द सिटी और विलेज पीपल। तो ये डिपेंड थे वैसे तो, जो गांव से सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती थी शहर से शहर में लाने के लिए या सिटी में, तो कुछ तो डिपेंड थे। डिपेंड ये थे कि जो गांव से सामान आता है उसके ऊपर डिपेंड थे, उसके बाद वो सामान बनाते होंगे। देयर इज अ कंटिन्यूस इंटरेक्शन अमंग देम, उनके बीच में लगातार इंटरेक्शन होता रहा होगा। फॉर इंस्टेंस द कार्वर ऑफ ए स्टोन, कार्वर होता है करेब करना, यानी कि खोदना, किसके ऊपर जी, पत्थर के ऊपर। सील रिक्वायर्स ब्रॉन्ज, क्योंकि इसको खोदने के लिए, पत्थर को ऊपर तराशने के लिए किसी की जरूरत पड़ती, ब्रॉन्ज की जरूरत पड़ती, ब्रॉन्ज टूल्स की। दैट ही हिमसेल्फ कैन नॉट मेक, जिसको खुद नहीं बना सकते थे। एंड कलर्ड स्टोन्स, जो कलर स्टोन्स होते हैं फॉर द सील के लिए, दैट ही डज नॉट नो, ये नहीं पता था उनको, वेयर टू गेट, कहाँ से मिले उन्हें। हिज स्पेशलाइजेशन उनकी क्या थी जी, टू फाइन कार्विंग, कि अच्छे ढंग से उसके अंदर लिखना, गोदना, कुरेदना। नो ट्रेडिंग, व्यापार नहीं कर सकते, सिर्फ वो, उनका काम सिर्फ कार्विंग का था। द ब्रोंज टूल्स मेकर, जो ब्रोंज टूल मेकर थे, डज नॉट हिमसेल्फ गो आउट टू गेट द मेटल्स, तो वो थोड़ी मेटल्स लेने जाते थे, कॉपर या टीन हो गया। बिसाइड्स ही नीड्स रेगुलर सप्लाईज ऑफ चारकोल फॉर फ्यूल, उनको लगा था किसी की सप्लाई चाहिए थी जी, जरूरत थी उनको जी, चारकोल जो कोयला होता है फ्यूल के लिए, जलाने के लिए, तो उसी से बनेगा ब्रोंज वो। द डिवीजन ऑफ लेबर इज ए मार्क ऑफ अर्बन लाइफ, जो लेबर उसको डिवाइड हुई अपने आप ही होगी के हिसाब से। कुछ लोग खेती का काम करने लगे, कुछ ये जाके जंगलों में ये फ्यूल इकट्ठा करने लगे, चारकोल। फर्दर देयर मस्ट बी ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस, यहाँ पर जरूर कोई सामाजिक संस्था होगी। फ्यूल हो गया, मेटल हो गया, वेरी स्टोन्स, वुड हो गया, ये जिनको जो जिसका ये काम करते होंगे लोग खुद अपने आप ही। कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस, बहुत डिफरेंट प्लेसेस से आते होंगे ये। फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर्स हो गए, जो शहरों में मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे। दस ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज इज नीडेड, इसके लिए व्यापार की जरूरत थी और स्टोरेज की जरूरत पड़ती थी। देयर आर डिलीवर्स ऑफ ग्रेन एंड अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द विलेज, ये जो डिलीवरीज होती थी गाँव से ग्रेन की, फूड की, टू द सिटी, शहरों में। एंड फूड सप्लाईज नीड टू बी स्टोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको जरूरत पड़ती स्टोर करने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की। बिसाइड्स, इसके अलावा मैनी डिफरेंट एक्टिविटी हैव टू बी
कोऑर्डिनेटेड, बहुत सारी दूसरी एक्टिविटी भी इसके साथ साथ चलती थी सहयोग के साथ। देयर मस्ट बी नॉट ओनली स्टोन्स, यहाँ पे स्टोन की बात नहीं की गई, बट आल्सो ब्रॉन्ज टूल की बात की गई है, एंड पोर्ट्स अवेलेबल फॉर सील कल्चर, और जो पोर्ट्स बनाए जाते थे सील कल्चर के लिए। अब ऑब्वियसली इन सच सिस्टम सम पीपल गिव कमांड्स टू द अदर ओबे, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो ये काम करवाने के लिए उनको कमांड देते थे और दूसरे लोग उसको ओबे करते थे, मानते थे, काम को करते थे। एंड अर्बन इकोनॉमीज ऑफन रिक्वायर द कीपिंग ऑफ राइटिंग रिकॉर्ड्स, जो शहरों में काम होता था और सभी को पता है कि उसके लिए राइटिंग रिकॉर्ड्स होते थे, रिटन में लिखा जाता था सब कुछ ही। ये वर्क का हेड है, ये ब्लू वाले खुद पढ़ने हैं आपको ऐसे। मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, शहरों में कैसे मूवमेंट होती थी गुड्स की, ये बेटा पढ़ना आप, बिकम क्लियर कट। However rich the food resources of Mesopotamia, its mineral resources were few. Most parts of the south lacked stones for tools, seals, and jewels. The wood are Iraqi date palm and popular was not good enough for carts, car wheels, or boats, and there was no metal for tools, vessels, or ornaments. So we can summarize the ancient Mesopotamians could have traded their abundance textile and agriculture produce for wood, copper, tin, silver, gold, shell, and the various stones for the Turkey and Iran or across the Gulf. These latter region has mineral resources but much less scope for agriculture. Regular exchange is possible only when there was a social organization to equip foreign expedition and direct the exchange were initiated by the people of southern Mesopotamia. Besides craft trade and services, efficient transport is also important for urban development. If it takes too much time or too much animal fed to carry grain or charcoal into cities on pack much animals or bullock carts in the city economy will not be viable. The cheapest mode of transportation is where everywhere over water, river boats and barges loaded with sacks of grains are propelled by the current of the river or the wind by but when animals transported goods they need to be fed. The canals and natural channels of ancient Mesopotamia were in fact routes of good transport between large and small settlement, and in the account of the city of Mary later in the chapter and the importance of the Euphrates are as a world route will become. हाँ जी, पता क्या है, उसने चाहे बोला कि यहाँ पर फूड सोर्सेज बहुत ज़्यादा थे मेसोपोटामिया के अंदर, लेकिन यहाँ पे मिनरल्स की बहुत कमी थी। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द साउथ लैक्ड स्टोन्स फॉर टूल्स, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द साउथ, जो जो बहुत ज़्यादा हिस्सा था साउथ का, उसके अंदर स्टोन्स की कमी थी टूल बनाने के लिए, सील्स एंड ज्वेलरी बनाने के लिए। द वुड ऑफ द इराकी डेट पाम एंड पॉपुलर वाज नॉट गुड इनफ फॉर पार्ट्स, जो यहाँ पे अगर लकड़ी का काम करना था इराक के अंदर, जो डेट पाम के पेड़ थे चाहे वो पॉपुलर है, वो इतने अच्छे नहीं थे कि उससे वो कार्ड्स बना सकें, कार्ड्स व्हील बना सकें, बोर्ड्स बना सकें, एंड देयर वाज नो मेटल फॉर टूल्स, और यहाँ पर मेटल भी नहीं था टूल्स बनाने के लिए, बेजल और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। सो वी कैन surmise that the ancient Mesopotamians could have traded their abundant textiles and the agriculture produced for wood, copper, tin, silver, gold, shell and various stones from the Turkey and the Iran। तो उसने आगे बोला है कि हम इसका मतलब यही निकालते हैं कि जो मेसोपोटामिया के लोगों का व्यापार होता होगा दूसरे शहरों के साथ, जैसे कि तुर्की हो गया, चाहे ईरान हो गया, वहां से वो कॉपर कापर लेते होंगे,
और दूसरी एक्टिविटी वहीं से करते होंगे। और अक्रॉस द गल्फ को भी क्रॉस करते होंगे। दीज लेटर रीजनल रीजन्स हैड मिनरल्स रिसोर्सेज, ये जो चीजें हैं बाद में सोर्सेज बन गए, यहाँ पर मिनरल्स के रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा, बट मच लेस, लेकिन ज़्यादा नहीं है स्कोप फॉर एग्रीकल्चर के लिए। रेगुलर एक्सचेंजेस होते थे यहाँ पर, पॉसिबिलिटी थी ओनली व्हेन देयर वाज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कोई संस्था होती होगी टू इक्विप फॉरेनर्स to equip foreign expeditions and direct the exchange were initiated by the people of the southern Mesopotamia। जो मेसोपोटामिया है, यहाँ के लोग सही ढंग से ये फिर कारोबार ऐसे करते होंगे। ठीक है, एक चीज और बताऊँ आपको, ये एक्सचेंज होता था, एक के साथ दूसरा बदल देते थे हम लोग, यानी किसी ने फूड दे दिया और किसी ने वहाँ से ज्वेलरी ले ली, नट्स ले ली, जो भी आप एक्सचेंज कर सकते थे हम वहाँ पे। बिसाइड्स क्राफ्ट ट्रेड एंड सर्विस, क्राफ्ट के, ट्रेड की और सर्विस के बाद एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट। इसके लिए ट्रांसपोर्ट भी बहुत जरूरत है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। इफ इट टेक्स टू मच टाइम, अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता और टू मच एनिमल्स फीड, और बहुत सारे एनिमल्स को फीड कराया जाता, टू कैरी ग्रेन, किसको कैरी करने के लिए, ग्रेन को कैरी करने के लिए, ये चारकोल इनटू सिटी, शहरों में चारकोल पहुंचाने के लिए, ऑन पैक एनिमल्स, पैक एनिमल्स उनके ऊपर बांध कर या बुलक कार्ड्स के द्वारा, द सिटी इकोनॉमी विल नॉट बी वाइबल, सिटी इकोनॉमी वाइबल नहीं होती। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था जी, हर जगह होता है, वो है जी वाटर, पानी। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, 90% जो दुनिया का ट्रेड है ना आज भी, वो वाटर थ्रू होता है, ट्रांसपोर्ट थ्रू होती है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, वाटर ट्रांसपोर्ट। सबसे सस्ते स्पीड में काम भी उस समय यही होता था, नदी के थ्रू चला जाता था बड़े आसानी से। रिवर बोट्स आर barges loaded with the sacks of grains are propelled by the current of the river or wind, but when animals transport goods they need to be fed। देखिए उन्होंने आगे सीधी बात कही है कि बोट के द्वारा या फिर बार्ज के द्वारा ये सामान लोड होता था, बहुत बड़े सैक्स यानी कि लंबे लंबे ऊंचे लगा के थैले भरकर ग्रेन के, तो ट्रांसपोर्ट होता है, गुड्स भी ट्रांसपोर्ट होती थी और ये भी ट्रांसपोर्ट होता था, और पानी की करंट के साथ चलती थी। नदी के जब करंट यानी कि हवा चलती थी, पानी चलता था, तो उसकी करंट के साथ ये बहती चली जाती थी। जो अगर हम एनिमल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे, इनके लिए पशुओं को हमें चारा खिलाना पड़ता, ये उनकी थिंकिंग थी। The canals and the natural channels of the ancient Mesopotamia were in fact routes of goods and transport between large and small settlements, and in the account of the city of Mari later in the chapter, the importance of the Europeans a word route will become later। अब इसको पढ़ता हूँ, फिर बंद करेंगे हम इसको। इसके लिए जो नदियाँ थी, नहरें थी जो बनाई गई थी, और नेचुरल चैनल थे जी एशियन मेसोपोटामिया के अंदर, वर इन फैक्ट रूट्स, ये फैक्ट रूट्स थे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट्स, बड़ी सेटलमेंट्स के लिए और स्मॉल सेटलमेंट्स के लिए, आबादी के लिए। एंड इन द अकाउंट ऑन द सिटी, अगर हम सिटी की बात करें, द सिटी ऑफ मारी लेटर इन द चीपर, अब शहर है जी मारी, वो हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे देखता हूँ। बस ये 5 पेज पूरे करने हैं बेटा, बस यही तक पढ़ दो। डेवलपमेंट राइटिंग की बात करते हैं, जो कंपनी उसकी होगी, ट्रांसपोर्ट की राइटिंग की बात करते हैं, ये वर्ड्स लिखे गए हैं। Okay, sir. All the societies have language in which certain spoken sounds convey certain message. This is verbal communication. Writing too is a verbal communication, but in different way.
When we talk about writing or script, we mean that spoken sound are represented in visible sign. The first Mesopotamian table, written around 3200 BCE, it contains pictures like signs and numbers. These were about 5,000 lists of oxen, fish, bread, loaves, etc. List of goods that were brought into or distributed from the temples of Arka city in the south. Clearly, writing began when society needed to keep records of transaction, because in city life transaction occurred at different times and involved many people and a variety of goods. देखो जी, उसने बात की डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग की। हर सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज ऐसी जो लैंग्वेज होती है जो कन्वे करती है जी मैसेज को, मीनिंग बताती है। ये वर्बल कम्युनिकेशन होती है, राइटिंग भी एक वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती थी, लेकिन डिफरेंट वे में आती थी। जब हम बात करते हैं राइटिंग की, उसकी स्क्रिप्ट की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम स्पोकन साउंड्स की या जो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात करते हैं, विजुअल साइंस की। मेसोपोटामिया के अंदर जो टैबलेट्स मिले हैं जी, रिटन अराउंड वो 3200 बीसी में लिखे गए थे, 3200 बीसी में। कंटेंट पिक्चर, उसके अंदर पिक्चर होती है, जैसे कि लाइक साइन हो गए, नंबर हो गए। दीज वर अबाउट 5000 लिस्ट है जी ऑप्शन की, फिश की, ब्रेड की, लॉग्स की। लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वर ब्रॉट इनटू और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ उर्क। जो लिस्ट होती थी डिस्ट्रीब्यूट करना, जो कुछ भी है, उर्क शहर के अंदर टेम्पल था साउथ में, तो वहां से होता था सारा के सारा। राइटिंग बिगेन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। राइटिंग की जरूरत तब महसूस हुई जब ये पता लगा कि इसका रिकॉर्ड भी रखना जरूरी है ट्रांजैक्शन के लिए। बिकॉज इन द सिटी लाइफ ट्रांजैक्शन ऑकर्ड इन डिफरेंट टाइम्स। क्योंकि शहरों के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुआ ना, लेन देन, तो डिफरेंट टाइम्स में हुआ जी। एंड इन्वॉल्व मैनी पीपल एंड वेरी वैरायटी ऑफ गुड्स। इसके लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए और बहुत सारी वैरायटी आई। हमने बेटा 5 कर दिए हैं जी इसके पेजेस, ठीक है जी। बाकी हम पढ़ेंगे कल Okay, को। sir. और समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. आज तेरा साउंड नहीं आ रहा बेटा पूरा। चलो ठीक है, मैं बाकी बुक की बात करूंगा, पूछूंगा, फिर बताऊंगा आपको, ठीक है जी। ओके बाय। Oh.